मेरे दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा, उस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। चलिए बिना देरी किए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सेक्शन ए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत जो मॉडल क्वेश्चन में पूछा गया था, ग्रोथ क्या है। देखिए, ग्रोथ का अर्थ शरीर में होने वाली शारीरिक वृद्धि से है। इसमें लंबाई, वजन, आकार तथा अंगों के विकास में वृद्धि शामिल है। मेरे दोस्त, यह प्रश्न 2 मार्क का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 1 2 मार्क आप इस तरह से जवाब दे करके कैसे गेन कर सकते हैं। पहला 1 मार्क आप यह चीज़ लिख करके प्राप्त कर लिए कि ग्रोथ का अर्थ शरीर में होने वाली शारीरिक वृद्धि से है, और दूसरा जो 1 मार्क है यहाँ पर आप इसमें क्या होता है वह चीज़ बता करके कर लिए। अर्थात अगर आप इस तरह से उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो 2 में से पूरा आपको 2 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट क्या है। देखिए, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक पक्षों में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इतना आप क्रिटिकल भाषा नहीं भी समझते हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए, ग्रोथ का अर्थ क्या है। ग्रोथ का अर्थ है सिर्फ शरीर का बड़ा हो जाना, जबकि डेवलपमेंट का अर्थ है शरीर का भी बड़ा होना, बुद्धि का भी बड़ा होना, यानी इंटेलिजेंस, एक्यूरेटी भी बढ़ना, उसके बाद आपके शरीर का आकार भी बढ़ना। यह क्या कहलाएगा? यह गुणात्मक, यह डेवलपमेंट कहलाएगा और यह कहलाएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। देखिए, कहता है ग्रोथ को मापा जा सकता है। ग्रोथ को तो मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट गुणात्मक और व्यापक होता है। हमेशा इसे याद रखना है कि ग्रोथ को कभी भी मापा नहीं जा सकता, ग्रोथ को मापा जा सकता है जबकि डेवलपमेंट को कभी भी मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 मार्क वाला सेक्शन में, ZPD क्या है। देखिए, ZPD का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए इसको समझते हैं, ZPD क्या होता है। देखिए, ZPD का अर्थ होता है जैसे कोई बच्चा को आप कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, जैसे आप उसको जोड़ सिखाना चाह रहे हैं या घटाव सिखाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी उसको सिखाना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसा ज्ञान होता है जैसे कि उस बच्चे को आप पहले से कुछ ज्ञान पता है और अगर आप थोड़ा सा हेल्प करिएगा तो वह उस चीज़ को सीख जाएगा। तो हेल्प करने के बाद बच्चे जिस चीज़ को सीख सकता है वो आता है ZPD के अंतर्गत। यानी कि जो बच्चा को आप कुछ सिखा रहे हैं, अगर वो हेल्प करने के बाद उस ज्ञान को वह सीखने में सक्षम है तो वही ज्ञान आ जाता है ZPD के अंदर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया। तो आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी बता दिए थे हम कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया। इसमें जो 4 है इसका लेवल होता है, एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज, एक होता है उसमें आपको 4 स्टेज जो होता है उसमें, एक तो सेंसरी मोटर, एक प्री कन्वेंशनल, एक कॉन्क्रीट स्टेज, सॉरी मेरे दोस्त, जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें होता है, एक पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एक फॉर्मल स्टेज करके। इस तरह से 4 स्टेज होता है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसका 4 स्टेज क्या क्या होता है, एक 0 से 2 वर्ष, एक 2 से लेकर के आपका 6 वर्ष 7 वर्ष, एक 7 से लेकर के 11 वर्ष और एक होता है 11 वर्ष से ऊपर। इस तरह का जो जीन पियाजे साहब का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें यही लिमिट्स रहता है। और जीन पियाजे साहब इसके माध्यम से बताएं कि बच्चे में किस उम्र में कौन कौन सा डेवलपमेंट आ जाता है। देखिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिए हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग दिए हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताते वक्त भी ये चीज़ बता चुका हूँ। हालांकि इसका डिटेल्स जीन पियाजे और कोहलबर्ग साहब, इन दोनों का डिटेल्स में चर्चा अभी हम नीचे करेंगे। अब आइए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क में, ID, ईगो और सुपर ईगो क्या है। देखिए, ID, ईगो और सुपर ईगो के व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। ID का अर्थ होता है इच्छा, खुशी का सिद्धांत। ईगो का अर्थ होता है वास्तविकता यानी कि संतुलन, और सुपर ईगो होता है नैतिकता। अच्छे से आप इसे समझिए। ID क्या हुआ? ID मतलब इच्छा,
ईगो क्या हुआ? वास्तविकता। यहाँ वो ईगो सेंट्रिज्म वाला ईगो नहीं है, यहाँ पर ये इस ईगो का अर्थ है वास्तविकता, रियलिटी। और सुपर ईगो क्या है? नैतिकता, नैतिकतावादी सिद्धांत। जैसे कि बच्चे में नैतिक सिद्धांत, जैसे कि अच्छाई बुराई, जिसे कहते हैं ना कि आप अपने समाज में एक नियम का वो बच्चे में एक गुण का आ जाना, कि बच्चे को लगने लगता है कि ये चीज़ पुण्य है, ये चीज़ पाप है, इस तरह का जो विचार होता है इसी को नैतिकतावाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेंस क्या है? एडोलेंस का अर्थ है बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की अवस्था। जैसे ZPD है वैसा अवस्था, जिसमें आप बच्चे को वही चीज़ पढ़ाते हैं जो उसको थोड़ा सा पता है, लेकिन हेल्प दे करके सिखा देते हैं। ये भी एक प्रकार के नहीं जानने और जानने के बीच की अवस्था है। सेम उसी प्रकार से बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की अवस्था, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, उसी को हम एडोलेंजेंस कहते हैं। इंग्लिश में किशोरावस्था कहते हैं। इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे में जो किशोरावस्था होता है, जिसे टीन एज कहते हैं, टीन यानी कि 19 से लेकर के 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष का जो यह उम्र होता है, इसी को किशोरावस्था कहते हैं। और इस उम्र में बच्चे का क्या होता है? बच्चे में बहुत ज़्यादा वृद्धि का भी समय रहता है, ग्रोथ का भी समय और डेवलपमेंट का भी। लेकिन बच्चे में तनाव, इस तरह का ढेर सारा चीज़ जो होता है, आपको किशोरावस्था के बारे में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? जब प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, व्यवहार, रुचि तथा क्षमता अलग अलग होती है, उसे इंडिविजुअल डिफरेंट कहते हैं। एक होता है विजुअल डिफरेंट। विजुअल डिफरेंट क्या होता है? जैसे विजुअल डिफरेंट मतलब आप देख रहे हैं कि उसका चेहरा आपके चेहरा से अलग लग रहा है। मान के चलिए आदमी और जानवर ये अलग अलग देखने में लगता है, लेकिन सभी आदमी तो देखने में एक ही तरह का लगता है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि, व्यवहार, रुचि और क्षमता अलग अलग होता है। तो जो देखने से तो एक तरह लगे, लेकिन उसके अंदर का जो गुण अलग अलग है, उसी को ही कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब सेक्शन ए का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मैं सेक्शन बी की तरफ आ गया हूँ। देखिए, बी में शॉर्ट आंसर है, यानी थोड़ा सा उससे बड़ा आंसर लिखना है। और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का 4 मार्क मिलेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर लिखिए। जैसे 2 मार्क में अगर पूछा गया था तो सिर्फ ग्रोथ पूछा गया था, अगर 4 मार्क में पूछा जाएगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर लिखने केगा। तो आप कैसे लिखिएगा? ग्रोथ है और डेवलपमेंट दोनों परिवर्तन की क्रिया है, परंतु दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ग्रोथ शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, जबकि डेवलपमेंट संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, ग्रोथ में सिर्फ शरीर का वृद्धि होता है, जबकि डेवलपमेंट में शरीर और बुद्धि दोनों का वृद्धि होता है। तो इसीलिए ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि कितना ग्रोथ हुआ, यानी कि कोई बच्चा 1 साल में कितना सेंटीमीटर बढ़ा आप देख सकते हैं, 1 साल में उसका वजन कितना बढ़ा आप देख सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट यह जो है गुणात्मक परिवर्तन है, इसमें आप पूरा का पूरा डेवलपमेंट को नहीं माप सकते हैं। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ को तो आप माप सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ पूरा डेवलपमेंट को आप नहीं माप सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई बच्चा में इंटेलिजेंस को लेकर के कितना वृद्धि हुआ, इस बात को आप नहीं माप सकते हैं। तो यह आ जाता है डेवलपमेंट में। ग्रोथ सीमित समय तक होती है, जबकि डेवलपमेंट जीवन भर सतत चलता रहता है। एक बच्चे का जीवन भर ग्रोथ जो है डेवलपमेंट चलता रहता है, जबकि ग्रोथ सीमित समय तक होता है। आपको पता होगा कि अभी आपका जो लंबाई है, अब लंबाई आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक बच्चा का एक एज होता है, उस एज तक उसका लंबाई बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसका लंबाई नहीं बढ़ता है। इसी तरह से लेकिन डेवलपमेंट जीवन भर सतत चलते रहता है। आदमी वृद्ध होने तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है और सीखते रहता है। ग्रोथ को मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार ग्रोथ शरीर की वृद्धि है, जबकि डेवलपमेंट व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरण को लिखिए। और यह 4 मार्क का क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप आपका 4 मार्क होता है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर बना करके दिया हूं। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपका जो एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा, प्रश्न का क्या लेवल रहेगा और प्रश्न का क्या तरीका रहेगा, हूबहू ओरिजिनल के जैसा प्रश्न इससे जस्ट पहले की वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दिया हूं। और यह जो है उसी को प्रश्न का आंसर है। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरण को लिखिए। तो यहाँ आपको 4 मार्क के लिए
उसका कम से कम कितना भाषा में कितना शब्द में आपको आंसर देना है वह ध्यान दीजिए। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष के आयु के बीच होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इससे पहले भी मैं बताया हूँ 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच के उम्र को। और उसके बाद कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष और उससे ज़्यादा के बच्चे को इस ग्रोथ के इस सेक्शन में रखा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है उसे नन्हे वैज्ञानिक यानी कि क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। तो हो सकता है आपको 2 मार्क में यह भी प्रश्न पूछ दे कि किसके अनुसार बच्चा लिटिल साइंटिस्ट हैं। चिल्ड्रेन को लिटिल साइंटिस्ट कौन बोले हैं? तो पियाजे साहब यानी कि जीन पियाजे साहब के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य बिंदु को लिखिए। देखिए वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है और यह क्या दिए? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए, सोशियो कल्चर थ्योरी दिए हैं। उनके अनुसार सीखना सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। देखिए जीन पियाजे साहब क्या किए थे? जीन पियाजे साहब क्या बताएं कि जो बच्चे सीखते हैं वह उम्र के हिसाब से सीखते हैं, लेकिन यहाँ जो वाइगोत्स्की साहब आए वह बोले देखिए बच्चे सीखते तो उम्र के हिसाब से ज़रूर हैं, लेकिन सीखने में एक बहुत बड़ा भूमिका उसके समाज का भी होता है, सिर्फ बच्चे उम्र के हिसाब से नहीं सीखते हैं। तो जीन पियाजे साहब के सिद्धांत में जो कमी है वह यही कमी है कि जीन पियाजे साहब हमेशा सिर्फ उम्र के हिसाब से बताए, जबकि वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया कि सामाजिक कारण भी विकास का बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। इसके अनुसार सीखना क्या है? सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। बिंदु, अब देखिए मुख्य बिंदु इसका समझिए। भाषा सीखने का क्या है? मुख्य साधन है। कौन बताए? वाइगोत्स्की साहब के द्वारा बताया गया कि सीखने का जो मुख्य साधन है वो क्या है? भाषा है। सामाजिक संपर्क से सीखना संभव होता है, यानी कि आप अपने समाज में जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। और जो ZPD होता है, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म इससे ऊपर में पूछा गया है, वह भी किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की साहब के द्वारा दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए। ZPD का होता है जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसे आप बढ़िया से याद कर लीजिए क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है। और मेरे इसी YouTube चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है जिसमें जितना भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है वह बता दिया हूँ। आपका इच्छा हो तो जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। देखिए शिक्षक मार्गदर्शक या स्कैफोल्डिंग मदद की भूमिका निभाता है। ये स्कैफोल्डिंग शब्द क्या है ज़रा इसको समझिए। जैसे आप देखे होंगे, अगर आप साइकिल सीखे होंगे तो हो सकता है कि आपका पिताजी जाकर के कैरियर पकड़ करके आपको साइकिल सिखाए। तो यहाँ आपका जो पिताजी हो गए, आपके जो फादर हैं, वो आपके लिए स्कैफोल्डिंग की तरह काम किए, यानी सहायक। अगर क्या होता स्कैफोल्डिंग आपके पास नहीं होता, अर्थात आपका पिताजी जाकर के आपको साइकिल नहीं सिखाए होते, तो क्या होता? आपको साइकिल सीखने में ज़्यादा टाइम लगता। मुझे आशा है स्कैफोल्डिंग आपको समझ आया होगा। इसके बाद सहयोगात्मक अधिगम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो सिद्धांत का स्तर दिए हैं ये वाइगोत्स्की के साहब के द्वारा दिया गया है। अगर आप इस तरह से इनके सभी सिद्धांत को लिख देते हैं तो आपको पूरा 4 मार्क मिलेगा। पॉसिबल हो तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा। ये वाइगोत्स्की किसका दिए थे? वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद जीन पियाजे किसका दिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी संज्ञात्मक विकास का। बुद्धि का विकास वह बोले उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोत्स्की साहब क्या बोले कि सिर्फ उम्र से नहीं सामाजिक परिवेश से भी होता है। लेकिन इससे थोड़ा सा हट के जो कोहलबर्ग साहब आए, कोहलबर्ग साहब बताए कि देखो बुद्धि का तो बात ठीक है, लेकिन बच्चे में नैतिक विकास का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। नैतिक विकास किसको कहते हैं? जैसे कि आप देखे होंगे कि संस्कार जिसको आप अपने भाषा में कहते हैं, उसी को यहाँ नैतिक विकास का सिद्धांत कहा गया। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा। एक प्री
कन्वेंशनल लेवल, एक कन्वेंशनल लेवल और एक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। देखिए यह तीन सिद्धांत का क्या अर्थ है। बच्चे जो कुछ काम करते हैं, बच्चे जो निर्णय लेते हैं, उस किस स्तर से लेते हैं। तो इस स्तर में क्या होता है, एक उम्र होता है बच्चे का जिस समय उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता है। वो या तो इनाम के लिए या तो दंड के लिए कोई काम करता है। जैसे बच्चे को होमवर्क आप दिए तो हो सकता है बच्चा या तो इस डर से करे कि कल सर हमको डांटे नहीं, और या तो उसे आप ये बता दिए कि अगले दिन टेस्ट है और टेस्ट में फर्स्ट आओगे तो तुमको इनाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो उम्र है बच्चे का, उसको प्री कन्वेंशनल लेवल में रखा गया है, जहाँ बच्चे सिर्फ दंड और इनाम के बदले काम करते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर के बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो आप देखे होंगे किशोरावस्था में बच्चा होता है, वह क्या करता है, उसे इस स्तर के बच्चे माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, वह सामाजिक रूल को फॉलो करता है। जो उसके समाज में रूल है, जो सही है जो गलत है, जो कानून बना हुआ उसको फॉलो करता है। वह नहीं चाहता कि हम कानून से बाहर कोई काम करें। एक अच्छे बच्चे बनने की प्रवृत्ति उसके अंदर होता है कि हम क्या ऐसा काम करेंगे कि लोग हमको अच्छा बच्चा कहेगा। तो उस तरह यानी टीन एज को आप किस में रख सकते हैं, कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या है, जब बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है, 19 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है बच्चे का, तो उस समय बच्चे सही गलत के सिवाय भी एक नैतिक गुण का विकास हो जाता है उसमें। जैसे कि चोरी करना पाप है, लेकिन अगर चोरी करने से किसी का जान बच जाए तो ऐसा चोरी किया जा सकता है, वैसा झूठ बोला जा सकता है। तो यह जो लेवल है यही पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति की नैतिक सोच, सही गलत का निर्णय उसके आयु के अनुसार होता है। चलिए अब आपका लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन है। लॉन्ग आंसर टाइप आपका 16 मार्क का होता है। लॉन्ग आंसर टाइप कितने मार्क का होता है, 16 मार्क का होता है। और इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप में टोटल में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिससे आप समझने के लिए मेरा मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जा करके देख सकते हैं। और इस तरह से 16 × 3 यानी 48 मार्क का यह क्वेश्चन होता है। उसी तरह 4 मार्क वाला क्वेश्चन आपको पता है, यानी टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन है। जाकर के आप मॉडल प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसके विषय में मैं यहाँ टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट चलिए जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को क्यों लेके आया हूँ, लॉन्ग में भी यही, वेरी शॉर्ट में भी यही, शॉर्ट में भी यही। क्यों? क्योंकि आपको यह समझ आए कि कितना मार्क का पूछेगा तो किस स्तर से आपको जवाब देना है। और साथ साथ यह जो टॉपिक है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सभी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं इस तरह का प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रस्तावना लिखना, जैसे ही 16 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीक़ा से आप उसका जवाब लिखिएगा, एकदम डिटेल में लिखना। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देना है कि जीन पियाजे साहब कौन थे। तो जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। यह स्विस क्या है, स्विस एक स्थान का नाम है, एक देश का नाम है, वहाँ के वो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उनका मानसिक विकास भी स्वाभाविक रूप से होता जाता है। जबकि ऐसा 100% आप नहीं कह सकते कि यह सही है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाना, हो सकता है कोई बच्चा का बहुत ज़्यादा उम्र के बाद उसमें बुद्धि का आना। इस बात को जीन पियाजे साहब छोड़ दिए थे। देखिए पियाजे के विकास के 4 चरण हैं, आपको बताए ही हैं ऊपर। सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है, इसको संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे अपने चल फिर करके, काम करके, छू करके, देख करके कोई भी चीज़ को सीख पाता है। बच्चे अपनी इंद्रिय और शारीरिक क्रिया, इंद्रिय क्या होता है जिसको सेंस ऑर्गन कहते हैं, जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से बच्चे जो कुछ सीखते हैं, इस उम्र में बच्चे वहीं से सीखते हैं। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है, जिससे बच्चा समझता है कि वस्तु सामने न होने पर भी अस्तित्व में रहती है। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, इस अवस्था में तीव्र भाषा का विकास होता है, बच्चा बोलना सीख जाता है। 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे को आप अपने आसपास तो देखे ही होंगे, उसमें कौन कौन सा गुण होता है आपको पता होगा। बच्चा प्रतीकों और चित्रों का उपयोग करना सीख जाता है। इसमें एगोसेंट्रिज्म, यह क्या है, अपकेंद्रीयता क्या होता है। बच्चे को लगता है कि जो मैं जानता हूँ पूरा दुनिया वही जानता है, उससे ज़्यादा कुछ भी
नहीं जानता है, इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। और बच्चा चाहता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ, जैसा मैं करना चाह रहा हूँ पूरा दुनिया वैसा ही करे, मैं जो चाह रहा हूँ वही हो। इसी गुण को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, या प्री कन्वेंशनल लेवल के बच्चे में होता है। उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, एक शब्द है मूर्त संक्रियात्मक। कॉन्क्रीट, मूर्त। मूर्त का अर्थ क्या होता है, जो स्पष्ट हो, प्रकट हो, सामने में हो, जिसको आप देख सकते हैं, उसी को कहा जाता है मूर्त। मूर्त शब्द का अर्थ ही होता है जो आपके समक्ष हो। बच्चे में वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन विकसित तो होती है, लेकिन मूर्त यानी सामने रखी वस्तु के बारे में भी बच्चे ही सोच सकते हैं। जैसे मैथ में आप मान लेते हैं, उस तरह से बच्चे में मानने का जो गुण है वह 7 से 11 वर्ष के बाद के बच्चे में ही होता है। इस उम्र के बच्चे को ज़्यादा मानने उनने की बात करिएगा तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ऐसा मैं नहीं, जीन पियाजे साहब कहते हैं। देखिए उसके बाद है कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ। यह क्या है, जैसे एक गिलास में पानी लिए और एक गिलास में पानी है और उस पानी को आप बर्तन कटोरी में डाल दिए, जबकि पानी ज़्यादा ही है। हो सकता है कटोरी बड़ा है या थाली है, तो बच्चे को लगेगा कि थाली में पानी वाला थाली यानी कि 100 ही ml पानी अगर थाली में है तो बच्चे का लगेगा कि यह पानी ज़्यादा है, जबकि गिलास में लगेगा कि यह कम है। तो यह क्या होता है, इस उम्र तक से पहले के बच्चे को यही लगता है, जैसा उसको देखने से लगता है कि थाली बड़ा है तो इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही बच्चे 7 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है तो उसको पता चलने लगता है कि जो बर्तन है उसमें चाहे वो गिलास हो चाहे वो थाली हो, थाली में बड़ा है इसीलिए ज़्यादा लग रहा है। उसको अंदाज़ा लगने लगता है कि अच्छा, तो यह जो अंदाज़ा लगने की क्रिया है यही क्या है, कन्वेंशनल यानी संरक्षण की समझ है। क्रमबद्धता और वर्गीकरण की समझ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है पता ही, आप लोग अभी इसी स्टेज में 11 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति इसी स्टेज में आते हैं। इस अवस्था में बालक के अमूर्त चिंतन यानी कि बहुत डीप कल्पना भी कर सकते हैं आप, बहुत गहरा कल्पना करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, यह परिकल्पना बनने लगता है और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम ट्रिक, स्टेज को याद रखने की ट्रिक है सेंसर प्रोफेसर क्लास फाइंडर, SPCF। इससे आपको याद रह जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कंक्रीट स्टेशनल स्टेज, और यहाँ पर आपको कौन सा स्टेज था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से SPCF के मदद से आप पूरे इस चारों लेवल को याद कर सकते हो। और यह जीन पियाजे के सिद्धांत का जो स्टेज है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे VVI या ट्रिपल स्टार क्या कहे, इसको अगर 4-5 स्टार भी आप दीजिएगा तो वह कम है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न मैं गारंटी के साथ दावा के साथ कह सकता हूँ मेरे दोस्त कि इससे आएगा, आप यकीन मानिए। अब देखिए शिक्षा में इसका क्या महत्व है। 16 मार्क मिलने के लिए आपको हर चीज़ को डिटेल में बताना पड़ेगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा हमेशा बालक केंद्रित होनी चाहिए। देखिए चिल्ड्रेन सेंटर्ड एजुकेशन का क्या अर्थ है, यानी कि ऐसा नहीं है कि टीचर अपने समझने के लिए अपना समझदारी के हिसाब से पढ़ाते जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे हमेशा, शिक्षा हमेशा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ऐसा तरीका होना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो बच्चे को पता है। जैसे मान के चलिए टीचर अंग्रेजी बोलता है, लेकिन इससे क्या होगा, बच्चे को अंग्रेजी नहीं समझ आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, रटने की बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, बच्चे को रटाना नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए। शिक्षक को केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि बच्चे को बताना और जो जानकारी नहीं है उसके विषय में डिटेल से बताना। अब इसका अर्थ क्या हुआ, सिर्फ मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर की तरह, ये नहीं कि मालिक और नौकर वाला भावना नहीं रखना चाहिए कभी भी। हमेशा मार्गदर्शक यानी फैसिलिटेटर की भावना रखना चाहिए। जैसे एक कोई होटल चला रहे होते हैं आदमी, तो उसका जो एक मैनेजर होता है उसको मैनेजमेंट करने वाला, तो आप यही समझिए कि शिक्षक क्या है, बच्चे का फैसिलिटेटर है। आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उनका अगर आप मालिक बनने का प्रयास कीजिएगा, उसके ऊपर आप दबाव डालिएगा, तो बच्चे में सीखने की जो कैपेबिलिटी है वह कम हो जाएगा। पाठ्यक्रम बच्चे की मानसिक आयु और स्तर के अनुसार ही तैयार होनी चाहिए। हैं, आलोचनात्मक बात क्या होना चाहिए, क्रिटिज्म होना चाहिए बच्चे के अंदर। पूछने की एक इच्छा होती है, उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए। आलोचनात्मक गुण उसके अंदर होने ही चाहिए।
पियाजे ने अपने सिद्धांत में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को कम महत्व दिया है, जो कि ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सामाजिक स्तर भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसकी आलोचना वैगोत्स्की ने की। कौन की? वैगोत्स्की बताए कि समाज बहुत बड़ा रोल निभाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सभी बच्चे का विकास तय चरणों के अनुसार समान गतिविधि से नहीं होता है, यानी कि सभी बच्चे का एक ही तरह से नहीं होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी बच्चे का विकास तय चरणों के समान गति से नहीं होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चे का किसी बच्चे का कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, किसी बच्चे का ज़्यादा उम्र में भी ज्ञान कम होता है, इस तरह से। अब देखिए अंतिम रूप में इस क्वेश्चन का दे रहा हूँ, जहाँ से हमको पूरा मार्क मिल जाएगा, मुझे आशा है। अब क्या देंगे? कंक्लूजन इसमें ऐड कर देंगे कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद पियाजे का सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने बालकों को समझाने और शिक्षण विधियों में सुधार करने का एक सर्वथा नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जीन पियाजे साहब का सिद्धांत है, यह भले ही इसमें थोड़ा सा कमी है, लेकिन इनके सिद्धांत और इसके शोध के आधार पर अगर आप बच्चे को पढ़ाइएगा तो बच्चे बहुत आसानी से, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा से डेवलप कर पाएगा, बच्चे ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको उन सभी प्रश्न का उत्तर मिल गया जो प्रश्न ऊपर पूछा गया था। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हालांकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ मैं एक प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में किया हूँ। वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए मैं दूसरे प्रश्न का, इससे आगे इसी क्वेश्चन का जो लॉन्ग आंसर टाइप में और सारा क्वेश्चन है उसका चर्चा मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो इससे आपको भी लाभ है कि इससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी एग्ज़ाम तक तो कम से कम आपको यह चैनल बहुत सहयोग प्रदान करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।